हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर एक सीरीज चल रही है उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार प्लीज जल्दी से कंफर्म कर दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर से है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के साथ में। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखें उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने फ्रेंड्स सेशन को आने से पहले ही लाइक कर दिया था और जो है सेशन को एक एनर्जी दी है जिससे कि हम लोग और ज्यादा एफर्ट के साथ में, मेहनत के साथ में जो है सेशन कंडक्ट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जितने भी लोग हैं जिन्होंने लाइक कर दिया था जल्दी जल्दी से बता देंगे फ्रेंड्स, मैं देखना भी चाहता हूँ कि कौन कौन है वो लॉयल स्टूडेंट्स जो इस तरीके से क्लास को एनर्जी देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ठीक है, अंग्रेजों ने, ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है फ्रेंड्स ये बंगाल के नवाब हुआ करते थे और ये आखिरी ऐसे नवाब थे जो कि इंडिपेंडेंट थे। बाकी इसके बाद में तो अंग्रेजों ने जो है वो जितने भी नवाब बनाए वो पपेट थे, मतलब कठपुतली वाले नवाब थे। तो सिराजुद्दौला, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है, प्लासी की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1757 के अंदर में, 1757 के अंदर में, जिसमें मीर जाफर जो था उसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। ओके, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां पे डूबी जहां पे पानी कम था। ठीक है, तो बाहर वाले क्या हराते सिराजुद्दौला को, उसी का जो कमांडर था, ठीक है, उसी का कमांडर था मीर जाफर, उसने धोखा दे दिया था। वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ में जाकर मिल गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ में उसने मिलकर सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। ठीक है, चलिए, तो प्लासी की लड़ाई में कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था और सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब था। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स प्लासी की लड़ाई के बाद में कौन सी वाली लड़ाई हुई थी? उसके बाद में हुई थी आप लोगों की बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बक्सर की लड़ाई हुई थी आप लोगों की 1764 के अंदर में, 1764 में। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, आवाज एक बार देख लीजिएगा प्लीज, आवाज क्या क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलिए, गुड। नाउ फ्रेंड देखिए, यहाँ पर में क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, भारत का मैप वगैरह बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगाया आप लोगों के लिए। बताइए, भारत का मानचित्र बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? चलिए, तो आंसर आप लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। देखिए, तो भारत का मानचित्र जो है फ्रेंड्स ये कौन बनाता है? ये बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये बनाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये आप लोगों का, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो द सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसको याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसका जो है हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में, देहरादून में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 के अंदर में। ये भी एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो टोपोग्राफिकल मैप होता है, मतलब कि जो भारत का मैप वगैरह जो भी बनाना है, ठीक है, भारत का मैप जारी करने की जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया की रहती है। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो ये याद रखेंगे, नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी, और सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है भारत सरकार की। जब अंग्रेज थे तब से जो है ये चला आ रहा है डिपार्टमेंट। देहरादून के अंदर में अभी इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो जितने भी मैप जब भी देखो तो याद रखना कि वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही अप्रूव्ड होते हैं मैप। चलिए, 4 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में यहाँ पर में, और सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए क्योंकि अभी एक बहुत ही अच्छी वाली आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। ठीक है, असर्शन और रीजन टाइप का एक क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला गया है कि दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन में, भारतीयों के सवाल को अंग्रेजों के सामने रखने के लिए। उन्होंने ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे वो, मतलब कि जो ब्रिटिश जनमानस है उनको प्रभावित करना चाहते थे
उनके बीच में भारतीयों के विचार को रख के। तो देखिए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने कब बनाई थी ये संस्था? 1866 में। कहा बनाई थी? लंदन में। उस संस्था का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब डायरेक्टली मैं अगर ये आपसे कहूं, अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन सही है तो तुम क्या कहोगे, ये पॉइंट सही है तो तुम क्या कहोगे? तो तुम कहोगे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तुम कहोगे कि कब किया था? तो 1866 के अंदर में। तुम कहोगे कि कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। ठीक है, अगर मैं फिर से कहूँ आप लोगों से कि ये वाला कारण भी जो सही है कि उन्होंने ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स जो थे उनके लोगों के बीच में भारतीय लोगों के सवाल उठाकर उनके मन में भारतीयों के प्रति संवेदना जगाना चाहते थे, तो आप लोग कहोगे कि ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का है। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना था इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है आपका, ठीक है, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 में लंदन में। ठीक है, यहाँ पर में इन्होंने क्या किया था, भारतीय और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनके जो भारतीयों के बारे में सोचते थे, उनका सहारा लिया, उनकी मदद ली। ठीक है, और इस संस्था की स्थापना की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे एशिया के पहले व्यक्ति, भारत के पहले व्यक्ति जो ब्रिटेन की संसद के अंदर में सदस्य बने थे। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं देखिए, भारत का स्थलीकृत मानचित्र कौन सा संगठन तैयार करता है? एनडीए के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अब आप लोग इसके बारे में जो जो जानते हो वो बताइए यहाँ पर मैं। जी, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भारत का टोपोग्राफिकल मैप या भारत का मैप बनाने की जिम्मेदारी जो है, ये है आपकी सर्वे ऑफ इंडिया की। आपको अगर मैं इसके बारे में और फिर से एक बार रिवाइज कराऊं, जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से भी यहाँ पर में लिखे कमेंट के अंदर में, क्योंकि जब आप लोग लिखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना है और हेडक्वार्टर, ठीक है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर, ये दोनों आप लोगों ने लिखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग लिखिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया है, स्टार्टिंग के अंदर में ही एकदम। ओके, 940 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग। चलिए, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक बार, और फिर से आप लोग लिखिए। मैं चाह रहा हूँ आप लोग लिखो, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं लिखोगे ना, तब तक याद नहीं होगा। और मैंने आप लोगों से भी थोड़े दिन पहले पूछा था कि आप लोगों को क्या मोटिवेट करता है इतना पढ़ने में, क्योंकि आप सिलेक्शन वाले बच्चे हो, आप रैंक हासिल करने वाले बच्चे हो। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये है वो बच्चे जो लेकर आएंगे रैंक। ये वो बच्चे हैं जो मेरा सपना है ना कि टॉप 100 के अंदर में टीचिंग परीक्षा का परचम लहराना चाहिए। ठीक है, और टीआरई 4 के अंदर में तो पूरा का पूरा जो है, अब सिलेक्शन के साथ में रैंक तो लाना ही लाना है, लेकिन सिलेक्शन में भी पूरे टीचिंग परीक्षा के हो। ठीक है, वो आप लोग वो सपना पूरा करोगे, क्योंकि आप लोग अभी से मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो ये लिख दीजिए अभी के अभी आप सभी लोग, ये वाला 2 पॉइंट। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, WBCS प्रीलिम्स के अंदर में 22 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या बात है, 999 लाइक्स हो गए, 1000 से जस्ट एक कम। ठीक है जी, बिल्कुल। जो है आपका, जो जन्माष्टमी के अवसर पर जो चल रहा था, उसका आज लास्ट डे है। ठीक है, आप कृष्णा जो कूपन कोड है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सर्वे ऑफ इंडिया। देखो, SOI शॉर्ट फॉर्म में, देखो इस तरीके से, आप शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन पश्चिम बंगाल PCS एग्जाम के अंदर में। ठीक है, नाउ कोसी नदी किस जिले में गंगा में जाके मिलती है?
चलिए, आप लोगों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो कटिहार जिले के अंदर में ये मिलती है। ठीक है, कटिहार जिला जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं देखो, आप यहाँ मधेपुरा देख रहे हो, भागलपुर देख रहे हो, यहाँ पर मैं खगड़िया आप लोगों को दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं कटिहार आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर में ये मिलती है, और ये नदी जो है कोसी नदी, आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा अपने कोर्स को चेंज करने के लिए जानी जाती है। कोर्स मतलब अपना जो रास्ता है बार बार इस तरीके से बदलने के लिए जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन इस बार आया भी था आप लोगों का कि कौन सी नदी जो है वो जानी जाती है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए आज से, ठीक है, एक बहुत बड़ी वाली घोषणा, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और लूसेंट का। ठीक है, एनसीईआरटी में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसके अनुसार आपको पढ़ाएंगे 5 बजे हर रोज। कितने लोग जो है रेडी है पढ़ने के लिए बताइए रोज। ठीक है, और ल्यूसेंट का 14th एडिशन जो है आपका, ओके, जो 2024 का है उसके अनुसार आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उसके उस पुस्तक पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे। तो अपडेटेड एनसीईआरटी और लूसेंट का 14th एडिशन 2024 का ये आपको पूरा का पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, हर रोज 5 बजे। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा, कुलदीप सर भी पढ़ाने वाले उसके अंदर में, मतलब आपका जो है जीके जीएस भी हो जाएगा, साइंस भी उसके अंदर में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो आप लोगों का जो बन सकता है हर चीज उसके अंदर में कवर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हर एक बच्चा, ठीक है, आप लोगों ने इस सेशन के अंदर में आना है। आज से इसकी शुरुआत होने वाली है 5 बजे। हर एक बच्चा 5 बजे का अलार्म लगा लेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग, जितनी बड़ी संख्या में आप लोग रहोगे उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत की जाएगी, और ज्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। तो हर एक बच्चे ने आना है, प्लस आपको अपडेटेड एनसीईआरटी प्लस अपडेटेड लूसेंट का जो एडिशन है उसके अनुसार आपको क्वेश्चंस करवाए जाने वाले हैं। ठीक है, फास्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर में, ठीक है, ध्यान दे सकते हो। नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न आप लोगों के रहने वाले हैं पूरे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो 51% ऑफ आपका आज लास्ट डे है। ठीक है, कृष्णा इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। चलिए, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वैसे तो आपको सारे के सारे जो है फ्रेंड्स ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। मैं आपको इसकी लिस्ट भी दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। चलिए, तो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है फ्रेंड्स आप लोगों में से बी आंसर कर रहे हैं, 72% लोगों ने आंसर किया है। मैं आपको पूरा का पूरा लिस्ट एक देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों से बोला जाए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 के अंदर में। अगर आप लोगों से बोला जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 के अंदर में। अगर आपसे बोला जाए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1986 के अंदर में। प्लीज इसको याद रखना आप लोग, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सी घटना थी जिसके बाद में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद आया था? कोई बता सकता है? ठीक है, जो भी दिख रहा है वो टाइप करते जाओ, आप लोग लिखते जाओ, आप लोगों के लिए जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, आज एक टारगेट आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे, इस स्लाइड में से क्वेश्चन बनाओगे और नीचे में कमेंट में लिखोगे, और बाकी बच्चे उसका आंसर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि आप लोग हो वो बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले हो अभी से जो पढ़ रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में। बिल्कुल, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसके बाद में। ओके, उसके बाद में जल वाला और वायु वाला जो है आप लोगों को ये भी याद रखना है, जल और वायु वाला। ठीक है, जल के लिए आया था 1974 में, और वायु के लिए आया था 1900, ठीक है, 81 के अंदर में, 1981 के अंदर में। प्रोजेक्ट हाथी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी ये कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मुझे बता सकता है? चलो मैं एक काम करते हैं आप लोग, ठीक है, इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक में एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वो क्वेश्चन बताओ मुझे जल्दी से, वो कौन सा हो सकता है? आपके हर संभव प्रयास, पेडागोजिकल जो कंसेप्ट है कि किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, वो मैं हर चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के दिमाग में फीड करने के लिए। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा वाला ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी तक बताया नहीं आप लोगों को, अभी तक इसमें से मैंने पढ़ा नहीं है अभी। आप लोग इसमें से देखो। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी हो रही है ताकि आप लोग बेहतर तरीके से कर सके। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, 2002
जैविक विविधता जो अधिनियम, आपका जैव विविधता अधिनियम जिसको कहते हो आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। जैविक विविधता अधिनियम 2002, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, 2002 में आया था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक और है आप लोगों का फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वनों को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, ठीक है, वनों को बचाना चाहिए ना, ताकि 80 साल की उम्र तक आप लोग अच्छे से जी सके। वैसे तो 100 साल तक जीना है आप लोगों ने, लेकिन 100 से ज्यादा भी जी सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन 80 साल कम से कम जीना है, ठीक है। तो 1980 ये याद रखना, वन बचाएंगे तो 80 साल तक सांस ले पाएंगे अच्छे से, तो ये भी याद रख लीजिए आप लोग। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वाला आपका। ओके, चलिए एक क्वेश्चन छुटकू से बना के देखेंगे हम लोग यहाँ पर में। विच एक्ट वॉज पास इन इंडिया टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए कौन सा वाला किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक और क्वेश्चन, इन विच ईयर, इन व्हाट ईयर वाज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। चलिए ये बताइए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जैविक विविधता अधिनियम कौन से साल में जो है वो हुआ था आपका। इसको सेव एज स्लाइड कर देता हूँ ताकि आप बड़ा करके इसको देख सके। छुटकू ने सवाल पूछा है कौन से साल में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, छुटकू का सवाल है, और ये एक सवाल का जवाब आप लोग दोगे। छुटकू इसका जवाब मत दिखने देना इन लोगों को, ठीक है। मंगल पांडे, ठीक है, कौन से वाले इन्फेंट्री के मेंबर थे, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। 1245 ही लाइक्स किए फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि और ज्यादा आप लोगों के लिए सेशन ले सके। और सभी को बता दूं कि आज 5 बजे आप लोगों की एनसीईआरटी प्लस लूसेंट की क्लास है, ठीक है, उसमें आप सभी लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे, एकदम एग्जैक्ट 5 बजे। ओके, देखिए, तो मंगल पांडे किस पैदल सेना के सिपाही थे, तो ये 34वें नंबर की जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसके मेंबर थे। केवल 52% लोगों ने सही आंसर दिया है, 52% लोगों ने। 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे। मंगल पांडे के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं फ्रेंड्स, तो मंगल पांडे ने जो है कहां पर में गोली चलाई थी, तो बैरकपुर के अंदर में, ठीक है, बैरकपुर में, बैरकपुर के अंदर में गोली चलाई थी अपने जो है सीनियर्स थे उनके ऊपर में। उसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये गोली उन्होंने कब चलाई थी, तो ये चलाई थी 29 मार्च को, 29 मार्च, ठीक है, 1857 को। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर में आता है, एनसीईआरटी में दिया भी है 29 मार्च 1857 को। अभी मैं जब एनसीईआरटी लूसेंट सीरीज कराऊंगा ना, उसमें आपको कराऊंगा, एनसीईआरटी में ये डेटा दिया हुआ है। इसके अलावा इनको फांसी कब दी गई थी, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो आपका लूसेंट में मिलेगा, तो वो भी आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। उनको फांसी जो है वो दी गई थी, ठीक है, कौन सी तारीख को बताइए जल्दी से। अगर आप लोगों से एनसीईआरटी के अनुसार आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों को डेटा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए मंगल पांडे को फांसी कौन सी तारीख को दी गई थी, तो आप लोग क्या आंसर करोगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आप लोगों की जो है यहाँ पर में जो है क्वेश्चन आप लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है। 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल, ठीक है, 1857 को। मतलब कि केवल जो है फ्रेंड्स 10 दिनों के अंदर अंदर ही उनको फांसी भी दे दी गई, 8 अप्रैल को। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, ये आपका लूसेंट के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है, फांसी का। ये उन्होंने गोली चलाई थी, इस दिन गोली चलाई थी, गोली चलाई थी, और ये फांसी दी थी उनको, इनको, मंगल पांडे को 8 दिन की, मतलब गोली चलाने के 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर में उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना था इस चीज को, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ये जो चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा नदी, सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। सिंपल सी बात है, बात ये कर रहा है, ये जो मैदानी इलाका है आपका, और यहाँ पर में है दक्कन का पठार, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो अलग करती है दोनों को। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों की विंध्या पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो अलग कर रही होती है, विंध्या पर्वत श्रृंखला। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि सह्याद्री तो इधर में है, ठीक है, अगर सह्याद्री की बात करूं तो यहाँ पर में है सह्याद्री, भाई इधर में ये सह्याद्री, ठीक है, ये वाला। हिमालय आपको पता है इधर में, वो दक्कन के पठार को कैसे अलग करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अरावली इधर साइड में है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर होगा विंध्या। ऐसे आप लोगों को याद रखना था, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि हम ऐसे ही और भी सेशंस आप लोगों के लिए ले सके। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये विंध्या पर्वत श्रृंखला यहाँ पर में है, जो इधर वाला जो मैदानी इलाका है, गंगा का मैदानी इलाका बोलो या गंगा सिंधु का मैदानी इलाका बोलो, उसको दक्कन के पठार से अलग करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है आप सभी लोगों से, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं क्या। मैंने उस दिन बिहार स्पेशल क्लास ली थी, कितने लोगों ने देखा था वो क्लास, ठीक है, कितने लोगों ने देखा है।
जल्दी जल्दी से बताइए। उसमें मैंने क्वेश्चन बताया था कि विंध्या वाली जो शेल है, विंध्यन शेल या विंध्यन चट्टाने, विंध्यन रॉक्स, ठीक है, जो कि 250 करोड़ साल से लेकर 51 करोड़ साल तक आप लोगों की जो है बीच में बनी थी, विंध्यन रॉक्स, ये कहां पर में पाई जाती है? कौन से दो जिले हैं बिहार के जहां पर में पाई जाती है? बहुत हाई लेवल क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को तो सुनिश्चित करेगा ही, आपकी रैंक को बूस्ट करेगा ये क्वेश्चन। विंध्यन, कैमूर और रोहतास, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ खतीब अख्तर ने लिख दिया है, बहुत सारे लोग जो है वो लिख रहे हैं कैमूर और रोहतास। ठीक है, कैमूर, कैमूर और रोहतास। रोहतास के अंदर में ही आप लोगों की सोन रिवर वैली भी है, सोन रिवर वैली। ठीक है, सोन रिवर, सोन नदी घाटी जो है वहां पर में आप लोगों का। ठीक है, तो कैमूर और रोहतास के अंदर में आपको विंध्या जो चट्टाने हैं वो मिलती है। ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ये 1 नंबर आप लोगों को कई सारे लोगों से आगे पहुंचा देगा, क्योंकि जो टीचिंग परीक्षा के बच्चे वही आंसर कर पाएंगे इसका। ठीक है, क्योंकि रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में भी मैं आप लोगों को इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं विंध्या की सबसे ऊंची चोटी पता है कौन सी है? उसको बोलते हैं सद्भावना पीक या सद्भावना शिखर, गुडविल पीक बोलते हैं। तो विंध्या रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये देखिए आप लोग, यहाँ पर में ये विंध्या रेंज है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है आप लोगों की, ठीक है, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी जल्दी से आप लोगों को बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग क्रमशः पुराने और नए जलोढ़ की पहचान करने के लिए किया जाता है? और आप लोगों को ये याद रखना है कि एलुवियल सॉइल जो है आप लोगों की, ये बनती है नदी के वजह से। ओके, नदी के वजह से बनती है, और नदी के वजह से बनने के कारण जो हिस्सा नदी के पास में होता है वहां पर में नई वाली जलोढ़ मिट्टी होती है आप लोगों की। ठीक है, और आप लोगों की जो नदी, जो हिस्सा दूर होता है, वो हिस्सा जो है आप लोगों का क्या होता है? ठीक है, वो हिस्सा आप लोगों का पुरानी वाली जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। तो जो नई वाली जलोढ़ मिट्टी है आप लोगों की, उसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, नदी के पास में जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हो आप लोग खादर। ठीक है, खादर। ओके, खादर मिट्टी है यहाँ पर में। और जो थोड़ा सा दूर चली जाती है मिट्टी या दूर होती है, ठीक है, अब वो इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं रहेगी, उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, बांगर, या भंगार से आप लोग याद रख सकते हो, बांगर। ओके, तो खादर और बांगर, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो पुरानी वाली को बोलते हैं बांगर और नई वाली को खादर, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए नदी है। ठीक है, नदी का जो ये फ्लड पॉइंट है जहां पर में अभी भी बाढ़ आती है, वहां पर में खादर टाइप की मिट्टी बनेगी, और भांगर जो बनेगी वो आप लोगों की बनेगी, ठीक है, थोड़ा दूर। अब एक आप लोगों के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कौन सी वाली मिट्टी है जिसमें कंकड़ पाए जाते हैं? कितने लोगों ने वो क्वेश्चन देखा है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को उसमें भी करवाने वाला हूँ, रैंक बूस्टर सीरीज जो है ना आप लोगों की, जिसमें सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा आपके, जैसे पीआरटी तो पीआरटी के सारे प्रीवियस, ठीक है, 6 to 8 तो सारे 6 to 8 के एक साथ पूरा का पूरा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो उसमें भी मैं वो दिखाऊंगा आपको जहां पर मैं भी क्वेश्चन पूछा होगा, और इंटरचेंजेबली भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है। तो बांगर जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में आप लोगों को कंकर मिलते हैं, कंकर, कंकर। ठीक है, तो ये याद रखना था आप लोगों ने, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में। ठीक है, आप लोगों का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए। तो ये चीज थी जो आप लोगों ने ध्यान रखनी थी। ठीक है, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब कि 1947 के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये आप लोगों का लूसेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और लूसेंट प्लस एनसीईआरटी की सीरीज आप लोगों की जो है फ्रेंड शाम में होने वाली है, उसके अंदर में आप लोगों को जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके, जो समझ में नहीं आता कहाँ से पूछ रहा है एग्जामिनर, क्योंकि बच्चों ने दोनों चीजें नहीं पढ़ी होती है। और मैं आपको बता दूं कि आपको अपडेटेड वाली एनसीईआरटी प्लस लूसेंट जो है वो करवाने वाला हूँ, 14th एडिशन जो आया है लूसेंट का, ठीक है, वो आप लोगों के लिए करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, और कुलदीप सर भी उसमें रहेंगे, जिसमें साइंस के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो 5 बजे आप सभी लोग,
ठीक है, अभी के अभी जाना है वहां पर, में 5 बजे सेशन लग चुका है, उसको लाइक कर देना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, सभी के सभी जाके और वहां लिख भी देंगे कि सर बिल्कुल जुड़ जाएंगे, और 5 बजे का डॉट 5 बजे का अलार्म लगा के रख लो आप लोग। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट की आपकी क्लास होने वाली है, और ये क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स मैं वहां यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, उस क्लास के अंदर में, तो आप सभी लोग उसमें जुड़े भी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, जो आपके बीपीएससी में पूछे भी गए हैं, यूपी सुपर टेट में पूछे गए हैं, झारखंड के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, डी ट्रिपल एस में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग उसके अंदर में लेने की कोशिश करेंगे। तो वो आप लोगों के लिए जो है ना एक बहुत बढ़िया सीरीज होने वाली है डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए। आपको पता है इस बार भी जो बीपीएससी हुआ था टीआरई 3 का री एग्जाम, उसके अंदर में झारखंड से, पश्चिम बंगाल के टेट से, ठीक है, सुपर टेट से कई सारे क्वेश्चंस इधर उधर से उठा के उन्होंने डाल दिए, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ओके, चलिए, तो आई होप फ्रेंड्स जो है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज का सेशन हम लोग छोटा रखते हैं क्योंकि आज की हम लोग 5 बजे वाली सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये करेंगे हम लोग। साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं वो सेशन को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, ठीक है, 7611101101 96974444, इस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप आप लोग कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। या नीचे में जो है फ्रेंड्स एक लिंक दी गई है टू बाय बीपीएससी कोर्स, आपका डायरेक्टली वहां पर में 51% जो है वो कूपन लगा हुआ है उस लिंक के ऊपर में, आप लोग 30 सेकंड में बाय कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है तो नंबर पे कॉल भी कर सकते हो आप लोग, या टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के ऊपर में भी बहुत सिंपल तरीका है उसको बाय करने का। तो आज लास्ट डे है, ठीक है, जन्माष्टमी ऑफर के ऊपर में सबसे हाईएस्ट जो आपका था 51% उसके साथ में कोर्स में एनरोल करने का। और जो भी बच्चे हैं जिन लोगों के 8 बजे से टेस्ट है, उन लोगों को भी ऑल द बेस्ट, ठीक है, सबसे आगे सबसे तेज टीचिंग परीक्षा, बिल्कुल। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है, थैंक यू। गुलशन जी आप जो है वो नंबर पे कॉल कर सकते हो, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।